खालिद चिश्ती साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। अमरीका के हवाले से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान पर हमला होगा और ये हमला वीकेंड पर ही कर दिया जाएगा। साथ ही साथ होगा कैसे, किस तरह किया जाएगा, डिफेंस सिस्टम कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, आपके पास अंदर की खबर क्या है वो हमसे शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया मनीज़ आपका और व्हाट्सएप का आपने इनवाइट किया। देखिए अभी तक जाहिर है ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक साल के अंदर अब नोन है, पिछले 4 साल का टेन्योर देखें वो भी थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल था, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल ऐसा है। और मेरा जानना ये है कि तकरीबन ये जो साल उन्होंने हुकूमत की है ये अनप्रडिक्टेबिलिटी को एज स्ट्रेटेजिक टूल या वेपन यूज़ करते हैं। अनप्रडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कह देंगे तो डिले कर देंगे, यानी दूसरे पार्टी को या उनका ओपोनेंट होता है उसको गैस वर्क पर रखते हैं। आपने नोट किया कि ज़ुबान जो आम तौर पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं या स्टेट्समैन होते हैं वो मसलों के हल के लिए यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प यूनिक, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट पहले अमेरिका के आए हैं, कोई यूनिकनेस की बजाय वो एक मसले को क्रिएट करने के लिए, मैसेज करने के लिए, थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज करने के लिए, then you solve the problem, कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी है। First you create the problem, then you solve the problem. जी। तो पहले देखिए, प्रेसिडेंट, सारे अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत मजबूत होता है, हमेशा से रहा है। वो क्लोज डोर तो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते आते होंगे, आई एम श्योर, लेकिन आउटडोर कभी किसी को पता नहीं होता था कि किस लीडर की कितनी इंसल्ट हुई है, कितना एम्बैरस किया गया है उसको इंडोर में। अब वो पब्लिकली आपने देखा है, और चले थर्ड वर्ल्ड को करते रहे हैं, बाकी मुल्क तो यूज टू होते हैं, जो तीसरे मुल्क के ममालिक होते हैं या डेवलपिंग होते हैं। अब अपने एलाइज को, नेटो को, यूरोप को, कनाडा को, कोई लीडर उन्होंने छोड़ा नहीं है जिसको। तो ये जो आप पूछ रहे हैं किस तरह का हमला होगा, एक तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इटसेल्फ ही टूल है। प्रेसिडेंट ट्रम्प मेरा ख्याल है 3 तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। पहला, वो वर्बल अटैक करते हैं और दूसरे को गैस वर्क पर रखते हैं। नंबर 2, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट फोर्सेस कर दिए हैं मरीज, जिस तरह आप कह रहे हैं। उनकी एग्जीक्यूशन क्या करनी है डिपेंड करता है। ये मिलिट्री टर्म में हम इनको कहते हैं ब्रिंकमैनशिप, यानी कि पहले आंख कौन झपकता है डर की वजह से। तो जाहिर है अगर ईरान झपक जाएगा पहले आंख तो वो शायद वो अपना मनवा लेंगे, और अगर वो ना डरा, जो कि ईरानी नहीं लग रहे कि डरेंगे, और वो बेटर प्रिपेयर्ड भी हैं। जो लास्ट टाइम अटैक हुआ था जून 2025 में, हम सब रिकॉल करें, उसके अंदर ईरान को या तो वार्निंग बिल्कुल नहीं दी गई थी, बहुत सारे सरप्राइजेस दिए गए थे, बहुत सारे एलिमेंट ईरान के खिलाफ चलते थे उस वक्त। मसलन एयर डिफेंस नेटवर्क को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, कंप्लीट जैम कर दिया गया, ईरान उससे संभल नहीं पाया, एयरफोर्स उनकी थी नहीं, दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक ये था कि मोसाद के बहुत से एजेंट्स पेनिट्रेट करके वेल इनटू द एयरलैंड स्पेस, जमीन पर मौजूद थे वहां ईरान के अंदर। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, अमित शाह इलियाहू ये इनके हेरिटेज मिनिस्टर हैं इजराइल के, और न्यू ईयर पर उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट करके अपने क्या कहते हैं तमाम ईरानियों को और जो मोसाद के लोग ईरान में मौजूद हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर। ये इस साल 2025 की महीना भी नहीं अभी हुआ, ये देखिए। और मैं ये सिर्फ पोम्पियो थे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा अपने एक मैसेज में, और उन्होंने कहा कि जब 2025 का मार्का हुआ था उस वक्त भी हमारे लोग मौजूद थे इजरायली, और आज भी जो मुजाहरे हो रहे थे उसमें कहा आज भी हमारे मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान के उस वक्त बड़े डिसएडवांटेज थे। अब उसने, मुझे लगता है, काफी हद तक इन चीजों को डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर जो थे इंटरनली उन पर काबू पा लिया होगा। एसेट्स भी बढ़ाए गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ को रीबिल्ड किया होगा। लेकिन आपका क्या ख्याल है, जिस तरह वेनेजुएला में अमेरिका ने कॉम्बोब्यूलेटर का इस्तेमाल किया, क्या ईरान पर भी कुछ इसी तरह का हरबा अपनाया जाएगा? ईरान का केस मनीज़े बहुत मुख्तलिफ है वेनेजुएला की निस्बत, क्योंकि वहां पे फुट ऑन ग्राउंड करना निस्बतन आसान था, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ईरान एक हिस्टोरिकली 3-4 हज़ार साल पुरानी उनकी तहजीब है, ये वेनेजुएला नहीं है। यहाँ पर यूनाइटेड हो जाते हैं लोग। यहाँ पे हम एग्री करेंगे, मैंने बड़े तज्जिए पढ़े तो ईरान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इस पर कोई शक नहीं कि परेशान है, इकोनॉमिक की वजह से, सोशल रिफॉर्म्स की वजह से, जो भी है। लेकिन एक बात क्लियर है कि वो जितने, अगर मैं 90% भी कह दूं ना, मैं एक तर्जिया पढ़ रहा था कि 95% परेशान है। 95% लोगों को फिर ये नहीं पता कि हमारा अल्टरनेट क्या है, जिसका मतलब ये है कि जो ही उनको एक्सटर्नल थ्रेट मिलेगी वो यूनाइटेड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो यूनिटी में भी हेल्प करती हैं। जैसे सैंक्शंस है उसके खिलाफ गया, देखिए सैंक्शंस लगाई अमेरिका ने तो 2 तरह होती है सैंक्शन। एक होती है लोग, बुनियादी तौर पर सैंक्शन लगाई जाती है कि लोगों को परेशान किया जाए, लोग प्रेशर में लाएं और आए और हुकूमत को तब्दील कर दें। लेकिन हुकूमत पर भी होता है, जाहिर है वो डिलीवर नहीं कर पाती क्योंकि सैंक्शन होते हैं। साहब, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन एक बात जो मुझे हैरत में मुब्तला कर रही है उसका जवाब मैं वकार खान साहब से लेना चाहूंगी।
सर आप मुझे बताएं, खालिद चिश्ती साहब कह रहे हैं कि जहां थ्रेट हो वहां पर सब यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन अभी भी अगर सूरत हाल का बागौर जायज़ा लिया जाए तो तुर्की हो, चीन हो, उन्होंने मिलकर ईरान को वार्न किया है अमेरिका के थ्रेट के हवाले से। तो क्या अब की बार ये महज सिर्फ वार्न ही किया जाएगा ईरान को, या बाज़ाब्ता तौर पर ईरान की मदद के लिए भी कोई आएगा? आई थिंक इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो शायद ना हो, और होती भी नहीं है, बिकॉज टर्की के अपने इंटरेस्ट हैं, वो नेटो के मेंबर भी हैं। बट डेफिनेटली जो यहाँ पे डिस्कोर्स हो रहा है, थोड़ा उस पर मैं बता दूं कि इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड इन तुर्किया कि अगर ईरान खुदा न खास्ता फॉल करता है तो उसके दो वेक्टर बनेंगे, एक पाकिस्तान की तरफ मूव करेगा लेटर ऑन और एक तुर्किया की तरफ। तो इट्स बीइंग टेकन एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। एक तो यहाँ ये बड़ी क्लैरिटी है। चाइना की डेफिनेटली इंटरेस्ट है, $400 बिलियन की इनकी इन्वेस्टमेंट है और जो डिफरेंट फेजेस में आनी है। और अगर ईरान फॉल करता है तो समझ लें फिर हाइड्रोकार्बन हब जो है मिडल ईस्ट का, वो बाय एंड लार्ज अमेरिका के और ज़ायनिस्ट के कंट्रोल में होगा, विच चाइना एंड रशिया वुड नेवर लाइक। तो ये आई थिंक कुछ ग्राउंड रियलिटीज है। अभी इसमें 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। वार्निंग देखें आर बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी। जब आप बिल्डअप करते हैं, जिस तरह ये आई थिंक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जब चला था साउथ चाइना सी से, इट हैड टू टेक 1 वीक, और 1 हफ्ते पहले की बात है। अभी प्रॉब्ली वो इस पोजीशन में आ गया कि वो स्ट्राइक कर सकते। बाय एंड लार्ज रेड सी और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के नज़दीक या नॉर्थ अरेबियन सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हमेशा रहते हैं यूएस के। एक तो ये आई वुड से कि एक यूजुअल डिप्लॉयमेंट है, ऑल्दो इस वक्त चूंकि उनकी नेवी कमिटेड थी वेनेजुएला की तरफ, तो यहाँ पे उनको बीफ अप करना पड़ा। अदरवाइज इनकी जो टास्क फोर्सेज हैं, जिसके अंदर यूके की हैं, ऑस्ट्रेलिया की है, अगर आप नक्शा देखें तो नॉर्थ अरेबियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन भरा होता है जहाज़ों से। इस पर चाइना की अपनी वहाँ पे नेवी रहती है। तो एक एबिलिटी बिल्डअप है। इसका मतलब है कि दे वुड लाइक कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फाइनली डिसाइड करते तो स्ट्राइक कर सके। अभी इसमें 3 सिनेरियोज पे बात हो रही है। नंबर 1, इट इज बेसिकली सेबर रैटलिंग, मैक्सिमम प्रेशराइज किया जाएगा और शायद ईरानी गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए कि वो दोबारा जो है डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाएं, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें, और इस तरीके से वो क्योंकि अभी इंटरनल प्रेशर भी है गवर्नमेंट पे। दूसरा ये है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की जाए जिसमें लीडरशिप हो या मिलिट्री के बड़े कमांडर्स हैं, और उनको टारगेट करके दोबारा इंसाइट किया जाए वायलेंस को, और उसके बाद शायद रजीम चेंज की तरफ जाए। लेकिन उसके लिए आई थिंक इतनी इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज जिस तरह आई थिंक एक चिश्ती बता रहे हैं कि ऑलरेडी ईरान इज प्रिपेयर्ड, ये सरप्राइज नहीं होगा। उन्होंने एक तो मिसाइल पावर जितनी भी आई थिंक वो फील कर दी है, एंड दे विल बी इमीडिएटली स्ट्राइकिंग, बल्कि कह रहे हैं शायद वो प्रीएम्प्ट करें, तो उससे आई थिंक चीजें और बिगड़ जाएंगी। और तीसरा है कि ऑल आउट वॉर में चले जाएं, उसमें खुदा ना खास्ता यू कैन हैव ईरान लाइक सीरिया ऑन स्टीरॉइड, कि उसमें आई थिंक काफी सारी कौमियतें हैं जिनको फील्ड में लाया जाए और लड़ा के उसको खुदा ना खास्ता मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि केवल वॉर की तरफ जाया जाए। लेकिन तो एक बात खालिद चिश्ती साहब ने बड़ी खूब की है कि ईरान तैयारी करके बैठा हुआ है और वो किसी किस्म का सरप्राइज दे सकता है। ईरान को सरप्राइज किया जाए, ये बात थोड़ी अजीब होगी, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी अपनी तमाम तैयारी के साथ मौजूद है पर्शियन गल्फ में भी और ईरान को घिरे हुए है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ईरान इन तमाम थ्रेट्स के पेश नज़र अपनी सुप्रीम जो क़यादत है, सुप्रीम लीडर है, उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुका है। और इस हवाले से आपके पास क्या खबर है, वो बताएं। क्या वो मकाम कहाँ करके है, या जो भी मामलात हैं इसके? दुरुस्त कह रही हैं काबिल एहतराम। सबसे पहले तो इसका बात को आपको 3 एंगल पहले पीछे जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा 13 जनवरी 2026 में, जब ट्रंप ने अपने एक्स पर वाज़ेह तौर पर कहा कि एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों पर कब्जा कर लो, मदद आ रही है, मदद रास्ते में है। ये एक उसका सुल्तान रही स्टाइल एक पहला बयान आया ट्रंप का एक्स पर। दूसरा, फिर वही ट्रंप पीछे हटता है और कुछ अरब रियासतें जो है वो सफारती दबाव डालती है। दबाव डालने पर वो 2 स्टेप आगे जाने की बजाय पीछे आता है। अच्छा, इसका तीसरा पहलू ये देखें कि अगर उसको भी पता है कि अगर उसने हमला कर दिया और हमले के नतीजे में ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी तो तशद्दुद होगा, तो कुछ अमरीकी जाबाक हो जाएंगे। और एक अमरीकी भी मर जाए ना तो अमरीकियों के बारे में नहीं है, ये पाकिस्तानियों का स्टाइल है। शहादतें देती है, माँ कहती है एक मुंडा शहीद हो गया मेरा, और बाकी 2 भी ले जाओ, इनको भी पाकिस्तान पर शहादत कर दो। ये स्टाइल सिर्फ हमारे पाकिस्तान में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पाक फौज में है कि हमें शहीद होकर हम लोग खुश होते हैं। अच्छा, वापस आता हूँ उस बात पर। अब जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कह रहा है उसको पता है, जैसे कि अभी
एयर कमांडोर साहब ने बात कही, बड़ी खूबसूरत बात थी कि पहले आंख कौन झपकता है, यानी ये एसाब की जंग है, ये फुट की जंग नहीं है। जिसके एसाब मजबूत होंगे वो जंग जीतेगा। ट्रंप जो है वो एसाब तोड़ रहा है ईरान के, अभी तक तो वैसे वो नहीं तोड़ सका, लेकिन बात यही है जैसे उन्होंने फरमाया कि जनाब वहां पर वो कुछ बंदे थे जिनको उन्होंने क्रिसमस पर मुबारकबाद दी, दुरुस्त बात है। और मैं इस प्रोग्राम की वसातत से हुकूमत से ये कहता हूं कि खुदारा ये जो ईरान में हो रहा है इसको कंसिडर करें और देखें कि ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ईरान तगड़ा है, ईरान इतना कमजोर नहीं है, पाकिस्तान का इस वक्त भाई है। अब वो कहते हैं ना कि वो फलाने बंदे ने वो दोस्ती बहाल हो गई, वो भारत वाला काम खत्म हो गया, जो उसके साथ उसकी पिंगे थी, ईरान को समझ आ गई कि यार ये भारत दोस्त नहीं है किसी का। आखिर बिल आखिर वो पाकिस्तान के साथ आके जुड़ गया, हम भी उसके साथ है। लेकिन सवाल ये है कि हमें सबक सीखना होगा कि अगर ईरान में मीर जाफर मीर सादिक थे तो खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में हैं तो उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। खालिद चिश्ती साहब, ईरान ने लास्टली जिस तरह से काउंटर किया था इजराइल को, वो हम सब ने देखा। आयरन डोम टोटल फ्लॉप हो चुका था। अब की बार ईरान के पास क्या स्ट्रैटेजी है इस अटैक को काउंटर करने की, जिससे कि अभी तक के वो सरप्राइज के तौर पर खुफिया रखे हुए हैं? देखिए मरीज़, पहले मैं थोड़ा सा ये लिंक कर दूं कि क्या पॉसिबिलिटी है इसको हमला होने की। नंबर वन, ये पिछली मसला ये आ रहा है इस वक्त, मुझे ये लगता है कि जो इजराइल है वो तो डेफिनेटली चाहता है कि रजीम चेंज हो जाए। यहाँ पे जो इख्तलाफ थोड़ा आ रहा है वो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू में है और मिडल ईस्ट के जो दोस्त ममालिक या नेबरिंग मुल्क हैं उनमें है। इजराइल तो 100% चाहता है कि रजीम हटे, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये खतरा है कि अगर ये रजीम हट गई तो इससे ज़्यादा कोई एक्सट्रीमिस्ट या इतना इंस्टेबल ईरान ना हो जाए कि फिर किसी को भी कंट्रोल में ना रहे। अरब मुल्कों को ये खतरा है कि रिटेलिएशन तो यहाँ होनी है। एक चीज़ नोट करें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में इस वक्त 702 एयर बेसिस या सैटेलाइट्स हैं अमेरिका के, पूरी दुनिया में आउटसाइड अमेरिका 702। रूस के सिर्फ 5 हैं और जिबूती में चाइना का सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल एक्सपेंशन जितनी अमेरिका ने की है, अमेरिका खुद उतना वल्नरेबल है बिकॉज उसके फुटप्रिंट और फिजिकल ट्रूप्स हर जगह मौजूद हैं। तो जो रिटेलिएशन होगी वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। पहले ही आपने खुद ही पॉइंट आउट किया कि तल अवीव में डिप्लोमेट्स भी 5 दिन बंकर्स में रहे थे। 1 करोड़ पॉपुलेशन पहली दफा इनसिक्योरिटी का शिकार हुई। उन्होंने रियलाइज किया कि जब बॉम्ब गिरते हैं तो कैसा महसूस होता है। तो इस दफा वो एलिमेंट ऑफ कंफर्ट मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि लास्ट जंग में हुआ ये था, अगर ईरान की तो कोई मिथ नहीं टूटी थी प्रेग्नेंट होने की। इजराइल का लोग समझते थे कि ब्रीचेबल नहीं है, वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता, एयर डिफेंस रोक लेगा सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है साख पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल को ज्यादा नुकसान हुआ था। अब का सवाल कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट करेंगे क्या, मुझे ये लगता है कि अभी भी उनमें कंसेंसस ये नहीं है कि अगर ये हमला करेंगे तो उसका काउंट। देखिए वॉर जब भी करते हैं मनीजे, उसका एक वॉर ऑब्जेक्टिव होता है, उसका टेक होम ट्रॉफी होनी चाहिए। कोई ट्रॉफी पिछली दफा सिर्फ ये उन्होंने कह दिया था कि हमने सारे न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए हैं, और मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि न्यूक्लियर प्लांट कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाता, नॉर्मली पर्पस बिल्ड होते हैं, इनको आप एक स्ट्राइक में नहीं मार सकते। इस तरह जरूर डैमेज करते हैं कैपरेंटली, लेकिन इस तरह नहीं डैमेज कर सकते कि आपके हमने 40 साल पीछे धकेल दिया ईरानी प्लांट्स को। एक बात अभी भी, अगर इनकी सबसे बड़ा चैलेंज यही है, फुट ऑन ग्राउंड नहीं कर सकते, न्यूक्लियर उस तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। एनपीटी का पहले ईरान ने थ्रेट किया हुआ है कि अगर आपने मुझे हमला करने की कोशिश की तो मैं निकल जाऊंगा। एनपीटी का मतलब ये है कि मैं इंस्पेक्शन भी नहीं कराऊंगा। जो एनपीटी साइन नहीं करते उसमें चंद मुल्क हैं, सूडान है, पाकिस्तान है, इजराइल है, ईरान है, जिन्होंने साइन नहीं किया हुआ। ठीक है खालिद चिश्ती साहब, यानी आपके कहने का मतलब है कि ईरान अगर अभी तक ताउन कर रहा है हर एतबार से, बावजूद उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं कि जो भी आप सूरत हाल देख रहे हैं, ईरान के अपने अंदर प्रोटेस्ट कर दिए गए, थ्रेटन ही किया जा रहा है ना कि अगर वो ताउन नहीं करता तो फिर उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान भरपूर मुकाबला करने की इस्तात रखता है और वो किसी भी किस्म का सरप्राइज देने के लिए हर वक्त तैयार है।